जब मेरा रिश्ता देखने आते हैं तो तू अपनी काली शक्ल लेके तू सामने क्यों आती है? तुझे कितनी बार मना किया है मैंने। माना बहन है लेकिन औकात में रह गले के काले तावीज की तरह मेरे गले में उटक गई है। अरे ये काली कलोटी अचानक कैसी इतनी गोरी चट्टी हो गई? ये क्या जादू हो गया? ये ऑफिसर कैसे बन गई? किसी दूर दराज गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनकी शख्सियत और ज़ाहिरी शक्ल में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी बहन का नाम जविया था और छोटी का नाम कायनात। जविया हुस्न व जमाल का पेकर थी। उसकी रंगत दूध जैसी सफेद, आंखें बड़ी और रोशन और बलघाने थे, लंबे थे। गांव की औरतें उसे देखकर रश्क करती थीं और कहती थीं कि ये तो किसी महल की शहजादी लगती है। अपनी खूबसूरती के जोश में जोया हमेशा सर उठाकर चलती थी। उसे अपनी हुसैनत पर इतना गुरूर था कि वो दूसरों को हकारत की नजर से देखती थी। उसके बरक्स छोटी बहन कायनात कुदरत का एक अजीब नमूना थी। उसकी रंगत सानूली नहीं बल्कि कोयले की तरह सियाह थी। उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे किसी ने काला काला कर दिया हो या वो परसों धूप में जलती रही हो। गांव के बच्चे उसे देखकर डर जाते और बड़ी उम्र की औरतें उसे बेदुश्गुनी की अलामत समझती थीं। मगर इस भयंकर रंगत के पीछे एक नहायत नर्म और शफकत भरे दिल की धड़कन थी। कायनात सब्र और शक्र की मूरत थी। वो घर का सारा काम संभालती, जानवरों की देखभाल करती और कभी भी शिकायत नहीं करती थी। इनकी माँ सालों पहले इंतकाल कर चुकी थी। उनके सर पर सिर्फ इनके बूढ़े वालिद बाबा करीम बख्श का साया था। बाबा करीम बख्श एक नहायत नेक और खुदा तरस इंसान थे। वो अपनी दोनों बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके दिल में अपनी छोटी बेटी कायनात के लिए एक खास दर्द और फिक्र थी। वो जानते थे कि ये दुनिया ज़ाहिरी हुस्न की पुजारी है और उनके बाद कायनात का जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। वक्त गुजरता गया और बाबा करीम बख्श की तबीयत खराब होने लगी। बुढ़ापे और बीमारी ने उन्हें चारपाई से चुपका दिया था। घर का सारा निजाम कायनात के दम पर चल रहा था, जबकि जोया सिर्फ आईने के सामने घंटों खुद को संवारने और अपनी दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ रहती। जब कायनात अपने बाप के लिए दवा या खाना लेकर जाती तो बाबा की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचते कि जिस बेटी को दुनिया खूबसूरत समझती है वही असल में दिल व जान से सबसे हुसैन है। एक रात बाबा करीम बख्श की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इन्हें महसूस हुआ कि उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। सांसें उखड़ रही थीं और कमजोरी ने बदन को नढाल कर दिया था। उन्होंने कानपती हुई आवाज में दोनों बेटियों को पुकारा, जोया बेटी, कायनात बेटा, इधर आओ मेरे पास। दोनों बहनें दौड़ती हुई आईं। जोया बाप के सुरहाने बैठ गई और कायनात उनके पैरों को दबाने लगी। बाबा ने जोया का हाथ अपने कमजोर हाथों में थामा और गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। जोया मेरी बच्ची, तुम जानती हो कि मैं अब मेहमान हूँ। मेरा बुलावा आ गया है। बाबा करीम की आवाज लर्ज रही थी। जोया ने घबराते हुए कहा, नहीं बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या है? तुम ठीक हो जाओगे। बाबा ने नफी में सर हिलाया। नहीं बेटी, हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है। मेरे जाने से पहले मुझे एक अहम फैसला करना है और तुमसे एक वादा लेना है। बाबा ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, सांस बेहाल की और फिर अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे अहम वसीयत सुनाई। बेटा, मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके जो कुछ भी बनाया है आज उसका बंटवारा करके जा रहा हूं ताकि मेरे बाद तुम दोनों में झगड़ा ना हो। बाबा ने कायनात की तरफ नमनाक आंखों से देखा जो खामोशी से रो रही थी। जोया, तुम माशाअल्लाह बहुत हुसैन हो। तुम्हारा रिश्ता कहीं भी आसानी से हो जाएगा। तुम्हें कोई भी अपना लेगा। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारा ढाल बन जाएगी। लेकिन मेरी ये कायनात सिर्फ उनकी आवाज से भर गई। दुनिया वाले ज़ाहिरी शक्ल को देखते हैं। मुझे डर है कि मेरे बाद उस लड़की को कोई छत भी नसीब न होगी। से जमाने की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया के कान खड़े हो गए और दिल में एक अनजान सा धड़का पैदा हुआ। बाबा ने बात जारी रखी, इसलिए बेटा जोया, मैं ये घर और जमीनों का बड़ा हिस्सा अपनी उस काली बेटी कायनात के नाम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर कल को इसकी शादी ना हो, चाहे दुनिया उसे झटला दे या रद्द कर दे, कम से कम उसके पास अपनी छत हो, अपनी रोजी हो, ताकि उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये अल्फाज जोया के कानों में पगले हुए शीशे की तरह उतरे। उसकी आंखों में हमदर्दी की जगह अचानक लालच और गुस्से की चंगारी भड़क उठी। लेकिन बाप के आखिरी वक्त का लिहाज करते हुए वो खामोश रही। मगर उसके दिल में एक तूफान उभरने लगा। बाबा ने जोया का हाथ और भी ज्यादा सख्ती से पकड़ा और कहा, बेटा, मुझे तुमसे ये वादा चाहिए कि तुम इस बात को बुरा नहीं मनाओगी और मेरी इस बात की इज्जत रखोगी।
अपनी बहन का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, ये तुम्हारे सहारे का महताज है। ज़ोया ने बेमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाते हुए झोटी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी बाबा, आप फिक्र न करें, मैं कायनात का ख्याल रखूंगी। आप जो कह रहे हैं मुझे मंजूर है। बाबा करीम बख्श के चेहरे पर एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई। उन्होंने शुक्राने के अंदाज में आंखें बंद की और कायनात के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम दोनों का निगहबान हो, ये उनके आखिरी अल्फाज थे। उसके साथ ही उनकी गर्दन एक तरफ झुक गई और रूह कफ से उनसुरी की तरफ परवाज कर गई। कायनात जोर जोर से रोने लगी। बाबा, हमें छोड़कर मत जाना बाबा। उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। ज़ोया भी रो रही थी, लेकिन उसके आंसू बाप की जदाई के साथ उस जायदाद के गम में भी थे जो अभी अभी उसके हाथ से निकल कर उस काले कालौती बहन के नाम हो गई थी। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। कफन दफन का इंतजाम किया गया। घर में सफाई कर दी गई। औरतें आती और कायनात की हालत देखकर अफसोस करती, मगर साथ साथ सरगोशियों में ये भी कहती, बेचारी करीम बख्श की बेटियां, अब उनका क्या बनेगा, खासतौर पर ये छोटी वाली, उसे कौन संभालेगा। तदफीन के बाद जब घर खाली, हवा और रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए तो घर की फदा अचानक बदल गई। जो घर कुछ देर पहले गम में डूबा था, वहां अब नफरत की एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। 3 दिन तक ज़ोया खामोश रही। लोगों के सामने वो गमज़दा बेटी का किरदार अदा करती रही। लेकिन चौथे दिन जब कायनात बावर्ची खाना में बर्तन धो रही थी, ज़ोया वहां आई। उसका अंदाज बदल चुका था। उसकी आंखों में वो नफरत थी जो शायद बरसों से दबी हुई थी और बाप की वसीयत ने उसे हुआ दे दी थी। कायनात ने बहन को देखा और धीमी आवाज में कहा, आपने कुछ खाया नहीं, मैं आपके लिए रोटी बना दूं? ज़ोया ने गुस्से से कायनात के हाथ से बर्तन छीन लिए और फेंक दिया। छनन की आवाज से मिट्टी का प्याला टूट गया। कायनात डर के पीछे हट गई। तुम्हें रोटी की क्या जरूरत है? ज़ोया ने चलाया। तुमने बाबा पर ऐसा कौन सा काला जादू किया था कि वो मरते वक्त भी सारा घर तुम्हारे नाम कर गए? कायनात हैरान रह गई। आप क्या कह रही हैं? मैंने तो बाबा को कुछ नहीं कहा, वो खुद ही चुप हो गए थे। बदकिस्मत, ज़ोया ने उसकी बात काट दी। अपना चेहरा आईने में देखा है? कोयले की कान से निकलने वाली चढ़ील लगती हो। बाबा को तुम्हारी उस बदसूरती पर रहम आ गया था, इसीलिए सब कुछ तुम्हें दे गए ताकि कोई तुम्हें मुना न दिखाए। लेकिन याद रख, देखो कायनात, कागज पर घर तेरा नाम होने से तो इस घर की मालिक नहीं बन जाएगी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। कायनात की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। उसके काले गालों पर आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। आपा, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। बाबा के बाद तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। मेरा प्यार। ज़ोया ने एक जहरीली हंसी। इस काले चेहरे के साथ तुम मेरे प्यार की उम्मीद रखती हो। तुम इस घर पर एक दाग हो। दाग। जब तक बाबा जिंदा थे मैं खामोश थी, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अब देखना मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर ज़ोया पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई और कायनात टूटे हुए बर्तनों के दरमियान बैठकर अपनी बदकिस्मती पर रोने लगी। ये जुल्म की शुरुआत थी। बाप की कब्र की मिट्टी अभी खशक भी नहीं हुई थी कि सगी बहन दुश्मन बन चुकी थी। कायनात को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसके लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं और ये काला रंग उसे कुनकुन आजमाइशों में डालने वाला है। दिन गुजरते गए और ज़ोया का जुल्म बढ़ता गया, मगर एक रोज गांव में हलचल मच गई क्योंकि शहर से एक बहुत बड़े जागीरदार घराने के लोग ज़ोया का रिश्ता लेने आए थे, देखने आ रहे थे। ये ज़ोया के लिए जिंदगी का सब से बड़ा मौका था क्योंकि लड़का अकलूता और बेपुनाह दौलत का मालिक था। सुबह सवेरे ही ज़ोया ने घर को चमकाना शुरू कर दिया और कायनात को हुक्म दिया, खबरदार आज तुम अपने उस बदसूरत चेहरे के साथ कमरे से बाहर मत निकलो। मैं नहीं चाहती कि मेहमान तुम्हें देखकर डर जाए या सीधी पीठ दिखाकर वापस चला जाए। तुम बावर्ची खाने के साथ वाले अंधेरे स्टोर में बंद रहोगी और जब तक मैं ना कहूं वहां से हिलना भी मत। कायनात ने हमेशा की तरह सिर झुकाकर हुक्म माना और अपनी आंखों में आंसू छिपाए इस तंग और तारीक कोठरी में वहां जा बैठी जहां सांस लेना भी मुश्किल था। दोपहर के वक्त मेहमानों की बड़ी गाड़ी घर के दरवाजे पर रखी। मेहमानों में लड़के की वालदा और 2 बहनें शामिल थीं, जिन्होंने ज़ोया को देखते ही पसंद कर लिया। ज़ोया ने बनावटी सजावट का ऐसा कमाल दिखाया था कि वो वाकई 14वें का चांद लग रही थी। मेहमानों की इज्जत अफजाई के लिए मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात रखे गए और तकसीम करते करते रिश्ता तकरीबन तय हो गया। लड़के की माँ ने खुश होकर ज़ोया के हाथ में सोने के कंगन पहना,
दिए और कहा, हमें तुम जैसी ही चांद सी बहू चाहिए थी। हमारी तरफ से यही रिश्ता है, पक्का समझो। जुविया की खुशी का ठिकाना न था। वो हवा में उड़ रही थी कि अचानक एक बली कचन की खिड़की से अंदर छलांग लगाई और सीधी उस स्टोर रूम की तरफ दौड़ी जहां कायनात छिपी हुई थी। बली ने वहां रखे हुए पीतल के पुराने बर्तनों के ढेर को गिरा दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। मेहमान ख्वातीन घबरा गए और लड़के की मां ने घबराते हुए पूछा, ये कैसी आवाज थी? क्या कोई अंदर है? जुविया के होश उड़ गए। उसने बात बनाने की कोशिश की कि शायद बली है, लेकिन तभी घबराहट में कायनात ये देखने के लिए बाहर निकल आई कि कहीं बली ने कोई नुकसान तो नहीं किया। जैसे ही वो मेहमानों के सामने आई, कमरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। कायनात का रंग इतना सियाह और भयानक था कि लड़के की मां ने खौफ से अपने सीने पर हाथ रखा और चीखें मारे, या अल्लाह, ये क्या बुला है? लड़के की बहनों ने नाक भूं चढ़ाते हुए कहा, अम्मा, ये लड़की तो जादूगरनी जैसी लगती है। उस घर में तो नासूर का साया है। लड़के की मां फौरन खड़ी होकर वो कंगन जुविया के हाथ से वापस उतार ली और गुस्से से बोले, हमें धोखा दिया गया है। जिस घर में ऐसी काली सियाह और डरावनी शक्ल वाली बहन हो, वहां मेरी बहू को सुकून नहीं मिलता। ये तो कोई बदकिस्मती है। हमारे खानदान में ऐसी मनहूस शक्लें देखना भी गुनाह समझा जाता है। हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। जुविया ने उनके पांव पकड़ लिए, मनाएं करने लगी, रोई कि उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, उसे मैं घर से निकाल दूंगी। मगर मेहमानों ने न सुनी और मनहूस साया की गर्दन पकड़कर गुस्से में घर से निकल गए। उनके जाते ही जोया, जिसके ख्वाबों का महल पल भर में जमीन बोस हो चुका था, जख्मी शेरनी की तरह कायनात की तरफ मुना मोड़ गई। उसकी आंखों में खून सा उतर आया था। उसने आओ देखा न ताओ कायनात के बाल नोच लिए और उसे घसीटते हुए